कि दीदी जाने वाली है और भाजपा आने वाली है। भय जाने वाला है और भरोसा आने वाला है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। आपके जेहन में राजनीति में रुचि होने की वजह से सबसे बड़ा सवाल होगा कि पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग के बाद और तमिलनाडु में एक ही चरण में तमाम सीटों की वोटिंग के बाद कौन जीत रहा है। ज्यादा घुमा के बात नहीं करूंगा, साफ साफ बताऊंगा कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। मुस्कुराहट तो चुनाव आयोग के चेहरे पर है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा और धन्यवाद दिया सभी वोटर को, सभी मतदाताओं को। भाई बम्पर वोटिंग हुई है, क्यों नहीं वो धन्यवाद दें। 95% वोटिंग एकदम कल्पना से बाहर की बात है। 100 में से सिर्फ 5 लोग ही मतदान नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए, लेकिन ये जो स्थिति है ये 10th और 12th बोर्ड का मामला है। भाई जहां वोटिंग प्रतिशत 50, 54, 55, 65 तक रहा करता था, बंगाल के लोगों ने तो कमाल कर दिया। 95%, 94% वोटिंग हुए हैं। उत्तरी दिनाजपुर में तो 95% हो गया। कमाल है। 152 सीटों पर जो वोटिंग हुआ है उसको कैसे लोगों ने मैनेज किया पता नहीं। 1,500 उम्मीदवार हैं, तकरीबन 1,400 कुछ नंबर के। उन सबकी किस्मत का फैसला होना है, लेकिन किस्मत का फैसला किसका होना जानते हैं? इस बम्पर वोटिंग के बाद सांसें फूली हुई। बम्पर वोटिंग का सीधा मैथमेटिक्स है कि जो सत्ता में है उसको उखाड़ फेंकने के लोग आ गए। भाई सत्ता के समर्थन के लिए लोग नहीं उमड़ते, क्लियर बात। उसको जब उखाड़ फेंकने की जरूरत महसूस होती है तभी बम्पर वोटिंग होती है। मैंने संकेतों में आपको सब कुछ कह दिया, लेकिन खुल के बताता हूं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सांसें फूली हुई। ये 152 सीटें जहां पे मतदान हुआ है 23 अप्रैल को, 95% के आसपास लोगों ने वोट कर गया। साफ है, क्लियर है। 152 सीटों में से पिछली बार 52 सीटें तकरीबन भारतीय जनता पार्टी जीती थी। थोड़ा कम सीटें तृणमूल हिस्से में आई थी, लेकिन इतना भी कम नहीं था। और इस बार तृणमूल कांग्रेस उम्मीद कर रही थी, ममता बनर्जी उम्मीद कर रही थी कि पहले चरण के मतदान के दौरान भारतीय जनता पार्टी को रोक लेगी। रोकेगी किस शर्त पे? अब तक जो कुछ होता रहा था वहां एक मकड़ जाल है। जहां आप सत्ता में होते हैं ना, राजनीति का सीधा सिद्धांत है, सत्ता में 5 साल रहे, 10 साल रहे, आपके आसपास सिंडिकेट के नाम से मकड़ जाल बन जाता है। आपके समर्थक ताकतवर हो जाते हैं, सत्ता के पावर में रहते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि आपके विरोधी पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचे। लेकिन ये सत्ता में रहने वाले लोग या पावर महसूस करने वाले लोग का ये जो अभेद्य दुर्ग होता है कि लोग विरोधी को नहीं आने देते वोटिंग बूथ पे। इसके लिए जो होता है, जैसा भी होता है, लोग हर कीमत पे करते हैं कि उनकी व्यवस्था बनी रहे, अगले 5 साल के लिए बने रहे। पश्चिम बंगाल में तो 3 बार से लगातार तृणमूल कांग्रेस सरकार थी। ये चौथी बार अगर जीत जाती है तो चौथी बार आ जाएगी। जाहिर तौर पर जो सत्ता की हनक रखने वाले लोग हैं, तृणमूल कांग्रेस के सिंडिकेट नाम दिया गया, लोकल बॉडीज के लोग हैं जो लगातार 15 साल से सत्ता में बैठे हैं, वो ये सुनिश्चित करते हैं कि उनके विरोधी मतदान वोट तक ना आए, मतदान केंद्र तक ना आए। वो जाहिर तौर पर इस बार विफल हो गए। अगर 95% लोग पोलिंग बूथ पे आ गए तो विफलता किसकी है? तृणमूल कांग्रेस की नहीं है। वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर की विफलता है जिसे तृणमूल कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए डेवलप किया है। अब आपको क्लियरिटी आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ज्यादा दुविधा मत रहिए। वोटिंग प्रतिशत का बढ़ जाना, 95% हो जाना, ये क्लियर कट है कि इस 152 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस की बैंड बज गई है। और मैं सीधे तौर पर ऐसा नहीं कहता हूं, किसी पक्ष की बात नहीं करता हूं, लेकिन स्ट्रैटेजिकली तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी इस बार के चुनाव में 2021 रिपीट नहीं करने वाली। आपको याद दिला दे, 20 साल तक लगातार सूरज ममता बनर्जी का उगता ही रहा था और ये 95% की वोटिंग बताती है इस सूर्यास्त के चरण में आ गई है। आपको बता दें, पिछली बार ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में 48% वोट मिले थे। मतलब आधी पश्चिम बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी को वोट किया था, तृणमूल कांग्रेस को वोट किया था। और इसके जवाब में जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी कम नहीं, वो भी लगभग
जैसे जैसे ममता बनर्जी बंगाल की राजनीति बढ़ी है, 2006 की बात नहीं, 2011 से उसके उत्थान की शुरुआत हुई है और 2016 आते आते उसने, 10 साल पहले की बात मैं कह रहा हूँ, 2016 आते आते उसने ठीक ठाक वोटिंग परसेंट हासिल कर लिया था। और पिछली बार 2021 में भारतीय जनता पार्टी को 38% वोट मिले थे। 10% वोट का गैप था तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के पास। कहते हैं इसी खेल में, तृणमूल कांग्रेस के खेल में या वोटिंग परसेंट बढ़ने के खेल में भारतीय जनता पार्टी भी अपना वोटिंग परसेंट बढ़ाती रही। और मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं, 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इसका मतलब है कि दूसरे चुनाव चरण को मिलाकर हम प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। और मैदान से कांग्रेस और लेफ्ट साफ हो गया। अब 20 साल की बात जब याद दिला रहा हूं तो आपको मैं बता दूं कि जो आज की तारीख में 2021 में ममता बनर्जी के पास वोटिंग परसेंट था 48%, यही 47%, 49% इनफैक्ट लेफ्ट पार्टी के पास था, सीपीएम के पास था। तब बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने ज्योति बसु से कमान ली थी और सुधार के कार्यक्रम को जारी किया था। 2006 की बात कर रहा हूं। उसमें 2006 में बुद्धदेव भट्टाचार्य के पास वोट आए थे 49% और तब उनके विधायकों की संख्या थी 227 और यही 48% वोट लाया 2021 में ममता बनर्जी ने। उनके विधायकों की संख्या 225। भाई 294 सदन है, 294 मेंबर का सदन है, वहां से 225 एक ही पार्टी के पास है, तो क्या है मतलब। अब उसके जवाब में ये वोटिंग परसेंट बढ़ने का मामला आया है। वो क्लियर कट है कि जो 38% वोट बैंक पर भारतीय जनता पार्टी पिछले दफा ठहर गई थी, इस बार जाहिर तौर पर वो बढ़ेगा, ममता का घटेगा। क्या वो 10%, 5% भी इधर बढ़ता है तो उधर 5% घटता है तो 10% का मार्जिन पूरा हो जाता है। क्या इतना ही मामला होगा? कोई प्रचंड बहुमत की तरफ का मामला है? क्योंकि मैदान में जो हालत है, ममता बनर्जी के वोट बैंक को घेरने के लिए इस बार साफ कह दूं, राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी भी खड़ी थी। ये 152 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस ने भी मुकाबिल होकर चुनाव लड़ा है। मुर्शिदाबाद हो, दक्षिणी दिनाजपुर हो या उत्तरी दिनाजपुर हो, तमाम जिले हो, मालदा जिले हो जो मुस्लिम बहुल आबादी है, 65% मुस्लिम आबादी है, वहां पर एक छत्र टीएमसी के लिए वोट होते थे। वहां पर मैदान में इस बार राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी खड़ी है। क्यों खड़ी है? वहां खड़ी है, शिद्दत से खड़ी है कि जो मुस्लिम वोट एक तरीके से सीधे तृणमूल कांग्रेस के पास चला जाता था, निर्विकल्प होते थे, उन वोटरों के बीच जाकर के अधीर रंजन मंजूमदार जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, बड़े प्रभावशाली नेता थे, बहरामपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, वो मैदान में हैं। उनने मैदान में लड़ते हुए इसी 152 सीट जो हुआ, उनकी सीट भी है, उसमें मैदान में खड़े होकर उन्होंने तय किया कि तृणमूल कांग्रेस के पास जो एक छत्र वोट जाता था माइनॉरिटीज का, वो हिस्सा बटे। तो आप बता सकते हैं क्या इसका मतलब क्या हुआ? राहुल गांधी की कांग्रेस का डट के पश्चिम बंगाल में खड़े होने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के हिस्से के वोट सुनिश्चित हो रहे हैं। तो बंटवारा कहां हो रहा है? इसी अल्पसंख्यक वोट में, इसी तृणमूल कांग्रेस के वोट में, जो राहुल गांधी की शिकायत रही है कि तृणमूल कांग्रेस के उत्थान में कांग्रेस पार्टी का बंटाधार हुआ था और इस बंटाधार को कांग्रेस पार्टी अब बर्दाश्त नहीं करेगी, अपने वोट को हासिल करने के, लड़ने के लिए लड़ेगी। और ये मुमकिन है। क्यों? 15 साल तक कोई सत्ता में हो तो उसके खिलाफ उसके ही लोग हो जाते हैं। भाई एक परिवार में बड़ा भाई अगर पावर के साथ है तो बाकी 3 भाई नहीं है पावर के साथ, वो नाराज है। किसी भी जाति बिरादरी को, माइनॉरिटी हो, नॉन माइनॉरिटी हो, अगर उनके पास कोई विकल्प आ जाता है, उसी तेवर का विकल्प आता है। भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस के सीधी टक्कर में विकल्प का अभाव है। लेकिन मैदान में अगर कांग्रेस पार्टी खड़ी है, अकेली कांग्रेस पार्टी नहीं, सीपीआई सीपीएम अपने हिसाब से खैर किनारे हो गई है। इस बार इंतजाम हुआ था जनता उन्नयन पार्टी का। जनता उन्नयन पार्टी के बारे में बता दें, जो इस बार मुर्शिदाबाद में चुनाव भी हो चुका है 152 में, वहां खड़े थे हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर की टीएमसी कार्यकर्ताओं से क्यों लड़ाई हुई? क्योंकि टीएमसी को साफ लग रहा था हुमायूं कबीर खड़े किए गए हैं उनके वोट में हिस्सेदारी के लिए। धरने पर बैठे रहे दिन भर वोटिंग के हिसाब से। हुमायूं कबीर सुनिश्चित करने के लिए उनके लोग, देखें उनका नेता मजबूत है, तृणमूल से मार खाने के बावजूद भी ग्राउंड पे धरना पे बैठे रहे। पारा मिलिट्री फोर्सेस के लोग उनको घेर के बैठे रहे, उनकी सुरक्षा में खड़े रहे और ये वहां बैठकर सुनिश्चित करते रहे कि जो माइनॉरिटी वोट है एक छत्र ममता बनर्जी के पास नहीं जाए। भाई उसके खिलाफ जो गोलबंदी खिलाफ जो वोट है वो जा रहा है बीजेपी के पास।
तो कई कॉर्नर से ममता बनर्जी के वोट बैंक को, अगर 152 सीटों का जो पहले चरण का मतदान हुआ 23 अप्रैल को, उसका विश्लेषण करें, ग्राउंड से मिली जानकारियों का आधार बात करें, कम से कम 17 पत्रकार मित्रों से मेरी बात हुई, उसके आधार पर यह बात बता रहा हूं और साफ करके बता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जो व्यू रचना रची थी, उसमें इस बार ममता बनर्जी का रथ फंस गया, बुरी तरह फंस गया। कर्ण आए कोई तो निकाले। 142 सीट का चुनाव बाकी है, 142 सीटों के मतदान होने बाकी हैं, उसके मतदान पड़ने 29 तारीख को। कहते हैं हाफती हुई रात में ममता बनर्जी ने अरविंद केजरीवाल को फोन किया, जो कन्वीनर है आपके। अरविंद केजरीवाल ने कहा कोई बात नहीं दीदी, मैं आ रहा हूं अगले चरण में आपके लिए वोट मांगने के लिए। तो अगले 2-3 दिन तक बिल्कुल रैंडमली अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी के वोट मांगने के लिए पश्चिम बंगाल के उन 142 सीटों पर जाने वाले हैं, जहां पे 29 तारीख को मतदान होने वाला है। 28 तारीख तक का समय, अगले 5 दिन में कई सभाएं लगाई गई हैं। अब करो या मरो वाली स्थिति है ममता बनर्जी के लिए। यहां वोटिंग परसेंटेज अगर इसी अनुपात में बढ़ा तो हो गया खेल भैया। और ममता बनर्जी के पक्ष में सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं, हेमंत सोरेन है झारखंड के। एक नौजवान साथी है, अभी ताकत भी है और क्षमता भी है। आज दीदी का आशीर्वाद है और आज हम भी इनका प्रचार करने आए हैं। निश्चित रूप से आप लोग वोट दीजिएगा ना, हाथ खड़ा कीजिए, दीजिएगा ना वोट पे एमो था सनम आलो पे हाथवा आय मा होड़ को हिजुआ आय मा होड़ हेड़े मेडम को रोड़ा, लेकिन ओना हेड़ेम तो बांग करना बल्कि ओना जोहर करना। ओनाते उन्होंने पहले चरण के लिए भी मतदान के लिए काफी इंटेंसिव सभाएं की, जनसभाएं की है। ममता बनर्जी के टीएमसी के लिए वोट मांगा है और दृढ़ता के साथ टीएमसी के लिए अरविंद केजरीवाल फिर अगले चरण पहले चरण नहीं जा पाए। अब जो पहले चरण में जो मिट्टी पलीद हुई है, जो हालात दिख रहे हैं, ममता बनर्जी के चेहरे की हवाइयां जो उड़ी हुई हैं। अभिषेक बनर्जी का फोन कॉल गया था, कहते हैं अरविंद केजरीवाल के पास, और तब उन्होंने दीदी से बात की है। कह रहे हैं कि मैदान में आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव भी उतरने वाले हैं। आज की तारीख में वहां शक्ति प्रदर्शन का दिन है। सम्राट चौधरी शक्ति प्रदर्शन करने, इनफैक्ट बहुमत लेने वाले हैं। उनका इंटेंसिव दौरा था पश्चिम बंगाल का, आज भर के लिए, मतलब 24 अप्रैल के लिए उन्होंने इसे रद्द किया है और बिहार में रहेंगे। फिर लेकर के 24 से लेकर 25 से लेकर के 28 तक उनकी जनसभाएं ममता बनर्जी के लिए, टीएमसी प्रमुख के लिए वोट मांगने के लिए होंगी। इंटेंसिव दौरे में 142 सीटें जो बची रह गई 29 को मतदान के लिए, ये लड़ाई भयानक होने वाला। लेकिन जो ग्राउंड पर रियलिटी की बात मैं कह रहा हूं, पश्चिम बंगाल में 152 सीटों पर ममता बनर्जी का खेल हो गया है। 152 में से 52 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। भारतीय जनता पार्टी के पास पूरी कोशिश है कि इस 152 सीटों में 100 के आसपास भी सीट आ जाती है। 100, 52, 102, 110 के आसपास आ जाती है। 100 इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारी मुस्लिम बहुत इलाके की बात है। मालदा मामला है, मुर्शिदाबाद का मामला है, उत्तरी दिनाजपुर का, वहां तो 65% आबादी मुस्लिमों, कितना भी बटेगा माइनॉरिटी में 35% का आबादी है, हिंदुओं का आबादी। वहां पे भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थोड़ी कम है। इन सबके बीच भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है, या जो होता हुआ दिख रहा है, तकरीबन 100 सीट अगर इसमें 152 से भारतीय जनता पार्टी के पास आ जाता है तो हो गया भैया खेल। मैं दीदी को बताना चाहता हूं, दीदी बंगाल का अगला मुख्यमंत्री, बंगाल में ही जन्म लेने वाला, बंगाली मीडियम में पढ़ा लिखा और बंगाली बोलने वाला होगा। इतना ही है कि आपका भतीजा नहीं होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो। और रेस्ट कहते हैं कि विधानसभा में 152 विधायक जिसके पास होंगे उसकी सरकार बनेगी। और 152 कहने को है, लेकिन वहां ऐसा होता नहीं है। कहा ना 2006 में लेफ्ट के पास कितना था, 227 था। ममता बनर्जी के पास अभी कितना है, 225 है। तो पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी 2021 में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मैच 77 सीट पर ठहर गई थी। उसमें से रेस्ट सीटें जो 52 के अलावा जो है वही मिल पाया था। यहां से 20 के आसपास की सीटें मिली थी, 20 इनफैक्ट 27 सीटें मिली थी इस इलाके से, जो 142 सीटों वाला है, जो अगले चरण का मतदान है। तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी छोड़ने वाली नहीं, लेकिन शिद्दत से जो लड़ाई लड़ी है वहां पर अभी फिलहाल 95% वोटिंग परसेंटेज। कहते हैं आजादी के बाद से ऐसा कभी नहीं हुआ था। इसमें SIR का कितना योगदान है, लेकिन सबसे बड़ा योगदान है उस भय का जो पूरे देश भर में, गांव-गांव में जो बंगाली थे वो चले आए थे वोटिंग के लिए। खास करके एक बात फैला दी गई थी, इस बार अगर वोट नहीं डालोगे तो SIR में सबका नाम कट जाएगा। ये बात ऐसी फैली। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस का भी बड़ा योगदान है। जैसा कि हमने कहा, सिंडिकेट के लोग हर सूरत में नहीं चाहते कि विपक्षी लोग, विरोधी लोग वोट कर पाए।
वैसा नहीं होने दिया पैरामिलिट्री फोर्सेस ने। जो इंतजाम था इस बार का बेजोड़ इंतजाम था, और ये इंतजाम कह रहा है ममता दीदी आप तो जा रही हैं। और यही सूरत दक्षिण में भी है, तमिलनाडु में भी है। 85% वोट पड़ा है। मैक्सिमम वोटिंग का मतलब है कि वहां से भी डीएमके का पत्ता साफ हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान जो मामला चला था संसद में, स्पेशल सत्र बुला करके महिला विरोधी ठहराने का विपक्ष को, टीएमसी को, डीएमके को, वो लगभग काम करता हुआ दिख रहा है। पश्चिम बंगाल के मामला बताते हैं, वहां महिला वोटर ज्यादा है पुरुषों से। अगर उन महिलाओं को लग गया कि तृणमूल कांग्रेस ने महिलाओं के आरक्षण के मामले को संसद में गलत वोटिंग करके रोका है, इस बात को अगर नरेंद्र मोदी ने समझा दिया तो उनके जीत का कारण बन रहा है। यही हाल दक्षिण में, तमिलनाडु में भी 85% रिकॉर्ड वोटिंग हुआ है वहां पर। इसका मतलब जानते हैं क्या? टीएमके के खिलाफ कौन वहां खड़ा है? उन्हीं जे जयललिता की पार्टी एआईडीएमके, और एआईडीएमके को चेहरा बना रखा है अपना भारतीय जनता पार्टी ने। तमिलनाडु में सिर्फ 27 सीटों पर लड़ रही है, 234 सीटों की विधानसभा है, और पूरा जोर लगा रखा है इसी महिला के नाम पे, महिला ब्रांडिंग के नाम पे, अम्मा के नाम पर, जे जयललिता के नाम पर एआईडीएमके के लोग सामने होंगे और डीएमके पर ये दाग लगाते हुए कि इन्होंने वोटिंग किया है महिला विरोधी, महिलाओं के आरक्षण के रास्ते को रोका है। परिसीमन का मामला तो दूर है, लेकिन फिलहाल कहते टूट के लोगों ने वोट किया है दक्षिण में भी एआईडीएमके को, उन अन्ना को जो दुनिया चली गई। 10 साल हो गया उनके गए हुए, 10 साल के बाद भी उनका जादू चलता हुआ दिख रहा है इस चुनाव में। तो मुस्कुराने की बात है, ये मौका है हार करके भी बाजी पलट देना। संसद में भले ही पहली बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने करारी हार का सामना किया परिसीमन और महिला आरक्षण बिल पर, अब तक वो कोई इस राजनीति में हारे नहीं थे, कहीं भी हारे नहीं थे, पहली बार हार हुई। अब इस हार को कहा जा रहा है ये स्ट्रैटेजिकल हार थी, रणनीतिक हार थी। स्पेशल सत्र बुलाने और उसमें हार होना ये सबको पता था, लेकिन फिर भी एक शिद्दत से नरेंद्र मोदी लगे पड़े थे और हार गए। इसी को कहते हैं हार कर जीतने वाला बाजीगर। बाजी लगाई और अगर जीत जाते हैं, 4 मई को नतीजे आ जाते हैं, तो सब कहेंगे, इस बात पर मुस्कुराएंगे, वाह कमाल का आदमी, मास्टर स्ट्रोक क्या चलता है, अपने ऊपर वार करवाता है और फिर वोट ले आता है। फिलहाल नतीजे तक के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन आपके अंदर जिज्ञासा ज्यादा जली हुई ना रहे, ज्यादा तपी हुई ना रहे, इसलिए मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि आपका हल निकालने की कोशिश की है। मैक्सिमम वोटिंग मतलब सत्ता विरोधी लोगों का उमड़ के आ जाना और सत्ता में जो बैठ करके राज कर रहे हैं उनके लिए खदबदाहट पैदा कर देना। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।